friends. So today we are discussing about a very difficult chapter of a geography. The chapter is the climate. So इस चैप्टर को क्लाइमेट जो चैप्टर है इसको मैं पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके मैं वीडियो में डालते जाऊंगा, ठीक है। तो आज मैं पार्ट 1 में डिस्कस करूंगा, एक टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ओके, ये क्लाइमेट का स्टार्टिंग से मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्लाइमेट में जितने भी टॉपिक्स है, जो भी टॉपिक्स है, मैं आपको इस पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके मैं पूरा सीरीज़ में डालते जाऊँगा। तो आप लोग बस इसको ध्यान से सुनते जाइए। और वीडियो में मैंने एक्चुअली शॉर्ट नोट्स के इस टाइप में मैंने नोट्स डाले हैं, तो उससे कोई इशू नहीं है। बस आप ध्यान सुनना, आपको ये समझ में आ जाएगा। तो मैं चालू करता हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। सो स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर आर क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एंड द केमिकल कंपोजिशन। सो दो बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है, एक है टेम्परेचर और एक है केमिकल कंपोजिशन। एक मिनट, हाँ, टेम्परेचर एंड केमिकल कंपोजिशन, इस दो में क्लासीफाई किया गया है। अब टेम्परेचर का बात करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, तो एटमॉस्फेयर का जो स्ट्रक्चर है, अगर हम बोलेंगे टेम्परेचर के बेसिस पे, तो टेम्परेचर के बेसिस पे इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आइनोस्फियर एंड द एक्सोस्फियर। ओके, ये 5 पार्ट है। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीसोस्फियर, आइनोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। ये जो ट्रोपोस्फियर है और ये जब जो सभी लेयर है, इसको मैं नीचे डिस्कस करूँगा, नीचे वाले पार्ट पे। ओके, अब केमिकल कंपोजिशन का बात कर लेते हैं। केमिकल कंपोजिशन, तो केमिकल कंपोजिशन पे 2 पार्ट है, होमोस्फियर एंड हेट्रोस्फियर। अब होमोस्फियर हेट्रोस्फियर ये तो आपको पता है। होमोस्फियर मीन्स जहाँ पे जो भी कॉम्पोजिशन रहता है वो सेम रहता है, और हेट्रोस्फियर में जहाँ भी जो कॉम्पोजिशन रहता है वो डिफरेंट रहता है। तो हमारे इसमें अभी हमने पढ़ा था टेम्परेचर में ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीसोस्फियर, ये 3 हमने पढ़ा था ना, ये 3। तो ये तीनों में जो गैस का कंटेंट रहता है, कॉम्पोजिशन रहता है, वो अप्रॉक्सीमेटली सेम रहता है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं रहता है। इसके लिए हम तीनों को होमोस्फियर की कैटेगरी में डाल देते हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर एंड मेसोस्फियर। कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है इन तीनों में। और जो अपर के 2 है, आइनोस्फियर एंड एक्सोस्फियर, इसमें गैसेस के डिफरेंस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो इसको हम डाल देंगे हेट्रोस्फियर में। ओके, आइनोस्फियर एंड एक्सोस्फियर, ये 5 लेयर है। देन हम लेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो ये हमारा ट्रोपोस्फियर है। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीसोस्फियर एंड थर्मोस्फियर। ध्यान रखना, जो थर्मोस्फियर है ना, एक्चुअली उसी में 2 पार्ट है, आइनोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। ओके, आइनोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। अब ट्रोपोस्फियर का बात करते हैं। पहले ये हमने जो ग्राफ बनाया ना, ये ग्राफ को समझ लेते हैं। ये ग्राफ क्या बता रहा है? तो ये जो ग्राफ है, एक मिनट, हाँ, ये जो ट्रोपोस्फियर है, यहाँ 0 डिग्री से मैं चालू कर रहा हूँ, 0 डिग्री से। ओके, जैसे जैसे मेरा हाइट इंक्रीज होते जा रहा है, जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ, टेम्परेचर क्या होते जा रहा है? डिक्रीज होते जा रहा है। सो एज वी गो अप द टेम्परेचर डिक्रीसेस। तो ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर जो है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज होते जाएगा, ठीक है। फिर आता है ट्रोपोपॉस, स्टैटिक लेयर होता है एटमॉस्फेयर का, जहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं आता है। फिर ट्रोपोस्फियर से जब हम ऊपर जाएंगे तो स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर में ठीक ऑपोजिट है। हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर क्या होता जाएगा? इंक्रीज होते जाएगा। ओके, वार्म लेयर। फिर स्ट्रेटोस्फियर से जब ऊपर और ऊपर जाएंगे, मिसोस्फियर। तो मिसोस्फियर में जब हम जाएंगे तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा, इतना कि -80 डिग्री सेल्सियस, ये आप देख लो, -80, -100, इतना तक डिक्रीज हो जाएगा यहाँ पे। इसके लिए ये जितने भी लेयर होते हैं ना स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर में, ये जो 5 लेयर है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मिसोस्फियर एंड थर्मोस्फियर, इसमें से सबसे कोल्डेस्ट लेयर अगर कोई पूछे तो कोल्डेस्ट लेयर इज़ द मिसोस्फियर, ठीक है। कोल्डेस्ट लेयर होता है मिसोस्फियर, और यही एक लेयर है जो कि डिवाइड करता है इनर लेयर को और आउटर लेयर को। मींस मेसोस्फियर की जो नीचे वाला लेयर है, स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, ये इनसाइड लेयर माना जाता है, और मेसोस्फियर के ऊपर वाला जो लेयर है जिसमें थर्मोस्फियर, आइनोस्फियर, एक्सोस्फियर, वो आउटसाइड है, वहाँ से स्पेस चालू हो जाता है। अब ये जो कोल्डेस्ट लेयर है,
ओके, अब ये जो मीसोस्फीयर में लेयर है, इस लेयर को हम बोलते हैं करमान लेयर, ठीक है, करमान लेयर। रीज़न, क्योंकि ये जो लेयर है करमान लेयर, ये एटमॉस्फेयर को और स्पेस को दोनों को अलग अलग करता है। यहीं पे कल्पना चावला जी का जो इंसिडेंट हुआ था, जो रॉकेट बर्न हो गया था, एक्चुअली जो मेसोस्फीयर है यहाँ पे डेंसिटी बहुत ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से जो भी मिट्योर्स, मिटेरॉइड्स और एस्ट्रॉइड्स जो भी कुछ आते हैं यहाँ बर्न हो जाते हैं फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है। हमें ऐसा दिखता है कि वो टूटे हुए तारे जो है, एक्चुअली वो बर्निंग स्टार हम उसको बोलते हैं। जो एस्ट्रॉइड्स जो जल जाते हैं ना फ्रिक्शन की वजह से, वो हमें ऐसा लगता है कि स्टार ब्रेक हो चुका है, टूटता हुआ तारा हम उस चीज़ को बोलते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रोपोस्फियर से, तो ट्रोपोस्फियर से हम चालू करते हैं। ओके, ट्रोपोस्फियर में फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी वेदर फिनोमेना, जितने भी क्लाइमेट फिनोमेना, जितने भी वेदर फिनोमेना और जितने भी क्लाइमेट फिनोमेना जो भी कुछ होता है सब ट्रोपोस्फियर में होता है। बारिश, धूप, क्लाउड्स, रेन, प्रेसिपिटेशन, एवरीथिंग, कंडेंसेशन, फ्रॉस्ट, फॉग, जो भी कुछ फेनोमेना है सब कहाँ होता है? ट्रोपोस्फियर के अंदर। यहीं पे मूवमेंट ऑफ द विंड होता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, वर्टिकल मूवमेंट, ठीक है, दोनों विंड का मूवमेंट। और यही वो लेयर है जहाँ पे मिक्सिंग ऑफ एयर होता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मिक्सिंग ऑफ लेयर, ठीक है। और इसी ट्रोपोस्फियर में एक मेन स्ट्रीम जिसको हम बोलते हैं जेट स्ट्रीम, वो यहीं इसी ट्रोपोस्फियर में प्रेजेंट रहता है। कितने हाइट पे? तो हाइट इसका 6 to 12 किलोमीटर के अप्रॉक्स, ठीक है। जेट स्ट्रीम का जो हाइट है वो मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूँगा जब आगे क्लाइमेट के आगे जब वीडियो आएगा जेट स्ट्रीम के बारे में स्पेशली, तो उसमें मैं आपको बता दूंगा, जेट स्ट्रीम के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो अभी इतना ध्यान रखिए कि ट्रोपोस्फियर में क्या क्या होता है। तो जितने भी वेदर्स एंड क्लाइमेटिक फेनोमेनॉन है। सेकेंड पॉइंट, जितने भी मिक्सिंग ऑफ एयर, मूवमेंट ऑफ एयर, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, यही होता है ट्रोपोस्फियर में। और जेट स्ट्रीम कहाँ प्रेजेंट रहता है? तो इसी ट्रोपोस्फियर में। कितने किलोमीटर के आसपास? तो 6 to 12 आप अप्रॉक्सीमेटली बोल सकते हो, ठीक है। फिर सेकेंड लेयर पे आते हैं। अब सेकेंड लेयर पे आएंगे तो स्ट्रेटोस्फियर। ध्यान रखना, स्ट्रेटोस्फियर के लोअर पोर्शन में, यहाँ पे ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रेजेंट रहता है ओजोन। आई थिंक मैंने इसके पहले वाले वीडियो में, मैंने एनवायरनमेंट में आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। 2 ओजोन लेयर होते हैं स्ट्रेटोस्फियर में और ट्रोपोस्फियर में। गुड कौन से होते हैं, बैड कौन से होते हैं, आप एक बार उस वीडियो को जाके देख लीजिए। ओके, तो स्ट्रेटोस्फियर की बात करते हैं। स्ट्रेटोस्फियर में कुछ ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है और ज़्यादा कुछ ना ही इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मतलब लेना है। बस इतना ध्यान रखना है कि जो रॉकेट्स, मिसाइल्स, जो फ्लाइट का मूवमेंट होता है, एक्चुअली यहाँ थोड़ा सा एयर स्टेबल होता है, तो फ्लाइट का मूवमेंट सब कुछ यहाँ प्रॉपर होता है। हाँ, स्ट्रेटोस्फियर एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे ओजोन लेयर होता है, ठीक है। ओजोन लेयर, कौन सा ओजोन लेयर? तो ओजोन लेयर जो नेचर ने प्रोवाइड किया, हमारा नहीं, हमने जो ओजोन लेयर बनाया हमारे वजह से, वो ट्रोपोस्फियर के अपर पार्ट में है, ठीक है। और जो नेचर ने प्रोवाइड किया है वो स्ट्रेटोस्फियर के लोअर पार्ट में है। तो स्ट्रेटोस्फियर खाली 2 चीज़ के लिए याद रखना, एक तो ओजोन लेयर, नेचर का गुड ओजोन लेयर, सेकेंड रॉकेट्स एंड मिसाइल्स का मूवमेंट, जो भी कुछ आपको देखोगे ये स्ट्रेटोस्फियर के लोअर पोर्शन में ही दिखेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ द मीसोस्फियर। मीसोस्फियर तो मैंने आपको बता दिया हूँ, पूरे लेयर में सबसे कोल्डेस्ट लेयर। सेकेंड, करमान लेयर, मेसोस्फियर में ही होता है करमान लेयर। करमान लाइन हम बोलते हैं ना, वो क्या करता है कि स्पेस को अर्थ के एटमॉस्फेयर से सेपरेट कर देता है। ओके, यहाँ डेंसिटी बहुत ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से कोई भी मिट्योर्स वगैरह आता है तो फ्रिक्शन से बर्न हो जाता है। फिर हम आते हैं थर्मोस्फियर पे। अब थर्मोस्फियर में 2 पार्ट है, एक्सोस्फियर एंड आइनोस्फियर। तो जो आइनोस्फियर है, जो नीचे वाला लेयर है, उसमें होते हैं चार्ज आयंस, ठीक है, चार्ज आयंस, प्लस माइनस हमने पढ़ा रहेगा फिजिक्स में, चार्ज आयंस। और जो एक्सोस्फियर रहते हैं वो स्पेस। अब थर्मोस्फियर में ध्यान रखना, जैसे जैसे हम थर्मोस्फियर के ऊपर जाते जाएंगे, जो टेम्परेचर है ना वो वार्म होते जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर वार्म होते जाएगा। तो एक्सोस्फियर में स्पेस, आइनोस्फियर में चार्ज आयंस। अब इसी आइनोस्फियर में आपने सुना रहेगा ऑस्ट्रिया बोरियलिस समथिंग करके, नॉर्थ पोल में, साउथ पोल में विंटर के टाइम क्रिएट होता है जब सन का लेयर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से, आपने सुना रहेगा ये कुछ ऐसे नाम। तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ओके, हाँ, ये वो छोटा सा टॉपिक है। तो अभी मैंने आपको बताया था ना, आइनोस्फियर में चार्ज आयंस होते हैं, ठीक है। अब हमारे अर्थ के पास 2 पोल है एक्चुअली, नॉर्थ पोल जो कि ऊपर है और साउथ पोल जो कि नीचे, ठीक है। नॉर्थ पोल में प्रोड्यूस होता है अरोरा बोरियोलिस, ठीक है, अरोरा बोरियोलिस। और साउथ में होता है अरोरा ऑस्ट्रियोलिस, ठीक है। ये 2 नाम याद रखना, नॉर्थ में
अरोरा बोरियोलिस, ठीक है। नॉर्थ में कैसे याद रखोगे, बाल्टिक सी कहाँ है, नॉर्थ में, तो बी बाल्टिक, तो अरोरा बोरियोलिस। ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, साउथ में, तो साउथ पोल में अरोरा ऑस्ट्रेलिस। ओके, आप ऐसे याद रख सकते हो, और भी अलग अलग तरीके जैसे आपको ठीक लगे। अच्छा, अब ये जो अरोरा ऑस्ट्रेलिस, अरोरा बोरियोलिस, ये आप देख रहे हो पिक्चर में, ऐसे लाइट कलरफुल ग्रीन रेड येलो, ये लाइट ऐसे नाइट में दिखते हैं, अलग अलग कलरफुल नाइट, कलरफुल लाइट आपको दिखते हैं। तो ये प्रोड्यूस कैसे होते हैं, तो दो रीज़न, एक तो सोलार विंड, जो सन से सोलार फ्लेयर, कोरोना मास इजेक्शन जब होता है सन में से, तो वहाँ से सोलार फ्लेयर हीट निकलते हैं, जब वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, तब जाके प्रोड्यूस होता है ये अरोरा ऑस्ट्रेलिस एंड अरोरा बोरियोलिस। तो इसमें ध्यान क्या रखना है कि कौन से लेयर में होता है, तो आइनोस्फीयर में, ठीक है। आइनोस्फीयर में क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज आयंस होते हैं। ओके, किन वजह से होता है, तो सोलार से जो फ्लेयर निकलते हैं, जो उसके हीट विंड, सोलार विंड निकलते हैं, वो जब अर्थ मैग्नेटिक के साथ, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड होते हैं ना, उनके साथ जब रिएक्ट करता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे, तो ये अरोरा ऑस्ट्रेलिस और अरोरा बोरियोलिस फॉर्म होते हैं। ओके, नेक्स्ट ये पार्ट में इतना ही है, इसका कंटिन्यूशन मैं पार्ट 2 में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, यहाँ पे अगर कुछ भी आपको डाउट या एनीथिंग, वॉइस इशू या कंटेंट इशू कुछ भी है, तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट जरूर कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।